आप सभी को गुड मॉर्निंग। ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की विशेषता क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। मैंने ब्रह्मांड में आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड में केंद्र के केंद्र में कौन है, कौन से भूगोलवेत्ता ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। उम्मीद करता हूँ कि अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तब ये वीडियो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग सौरमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। सौरमंडल, तो सबसे पहला प्रश्न सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल के बारे में हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का क्या होता है, मुखिया होता है। और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सौरमंडल में सूर्य क्या है, ठीक है, सूर्य केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। चूंकि सूर्य सौरमंडल का जनक है इसलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे ग्रह के बारे में कि कितने ग्रह हैं। 2006 से पहले ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग के बाद ग्रह की संख्या वर्तमान में 8 है, जिसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य, सन, सूर्य क्या है। तो मैंने पहले क्लास में बताया था ब्रह्मांड में कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है जिसकी अपनी एक क्या है, आयु भी निश्चित है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, जिसकी वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य जो तारा है ये हाइड्रोजन 71%, जो हाइड्रोजन का 71%, हीलियम 27.5% और अन्य गैस 2.5% मिलकर बने हुए हैं। सूर्य में जो इतनी ऊर्जा है वो संलयन विधि से आती है। संलयन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये आता है बार बार एग्जाम में। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सा विधि है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन है, संलयन विधि है। थोड़ा सा समझ लेते हैं संलयन विधि किसे कहते हैं, विखंडन विधि किसे कहते हैं। तो संलयन जो होता है, आपको सिंपल सा आपको ये चीज़ समझना है, न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी जब कोई छोटे छोटे नाभिक एकजुट कर यानी संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं या ऊर्जा का संचार करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटा छोटा नाभिक क्या होता है, खुद में जुड़ता है और ऊर्जा का संचार होता है। जबकि विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक का जो समूह होता है वो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, विखंडित होता है। ऊर्जा दोनों में विमुक्त होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन में विमुक्त होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन बम जो है वो आपको नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। सूर्य में जो इतनी ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। अब परमाणु बम से कहीं ज़्यादा गुना खतरनाक है वो कौन है, हाइड्रोजन बम। लेकिन आप लोग को परमाणु बम के बारे में इतिहास में पता ही होगा कि परमाणु बम का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, ठीक है, जापान पे किया था। डेट आपको याद ही होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, अमेरिका ने जापान पर किया था। ये प्रश्न यदि अगर आप एग्जाम में पूछते हैं कि उस परमाणु बम का नाम क्या था, तो चलिए मैं बताता हूँ। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। एकदम इसको याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो उसका नाम था फैट मैन। कुछ जीके के बुक आपको ये उल्टा भी देते हैं, लेकिन आपको यही सही मानना है। मैं जितने भी आपको तथ्य बताता हूँ अमूमन मैं एनसीईआरटी बुक से लेता हूँ या कोई ऑथराइज्ड बुक होता है राइटर का, वो बुक से मैं आपको सारा डाटा देता हूँ।
तो आप लोग इसी पर विश्वास कीजिएगा कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को, लिटिल बॉय नाम था, और नागासाकी पर फैट मैन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लिटिल मतलब छोटा, फैट मतलब मोटा, पहले छोटा फिर मोटा, यानी इस पॉइंट से आपको याद करना है। तो ये था नाभिकीय विखंडन। उम्मीद करता हूँ नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आप समझ गए होंगे। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा पिंड जो होता है वो क्या होता है, आपको एक छोटे छोटे पिंड है जो आप क्या होता है जुट कर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं। विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा पिंड होता है जो टूट कर क्या करता है, छोटे पिंड का निर्माण करता है, छोटे नाभिक अणु का निर्माण करता है। ऊर्जा दोनों में मुक्त होती है, नाभिकीय संलयन में ज्यादा होती है। सूर्य में जो इतनी ऊर्जा का उदाहरण एग्जाम्पल जो होता है वो नाभिकीय संलयन का, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का, लेकिन परमाणु बम में जो क्या है नाभिकीय विखंडन का। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की। इतना तक तो समझ ही गए। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 27.5% एवं अन्य कितने हैं 2.5%। ऊर्जा का प्रयोग कितना है, ऊर्जा किस माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। अब बात करते हैं सूर्य की। ये सूर्य हो गया। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान 15 मिलियन सेल्सियस होता है। जिसका तापमान कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। सूर्य का जो बाह्य भाग होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, सूर्य का जो बाह्य भाग होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, यानी इस भाग को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। इस भाग को PHOTOSPHERE फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी हिंदी में इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। हिंदी में इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी सूर्य पर ऐसे छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्या होता है गालों पर भी स्पॉट होता है, तो उसी तरह सूर्य पर क्या होता है एक स्पॉट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सूर्य कलंक भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, सूर्य कलंक, जिसे हिंदी में हम लोग हिंदी में सौर कलंक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर स्पॉट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोलर स्पॉट, जिसका तापमान माना जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा क्या, सूर्य का जो स्ट्रक्चर है, वो सूर्य का केंद्र क्या होता है, जो सबसे गर्म भाग होता है क्रोड होता है, जिसका तापमान कितना होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाहरी भाग जो हम लोग देख सकते हैं प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एक सौर कलंक होता है उसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण के समय, अब सूर्य ग्रहण के बाद पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सूर्य से इतनी ऊष्मा निकलती है, ज्वाला निकलती है कि ये ज्वाला कभी कभी, ठीक है, ग्रह की ओर भी आने लगते हैं, ग्रह की ओर आने लगते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो जब ग्रह की ओर, तो जब सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलती है तो कहा जाता है कि ये ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ज्वाला भी इसे कहते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के ग्रह के, पृथ्वी के वायुमंडल तक भी चला जाता है। तो मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको तो पता है कि दिशा कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने दिशा हैं, 4 दिशा है। ये आपका हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया आपका दक्षिण दिशा, ये आपका हो गया पूरब दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा। जल्दी मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सभी रीजनिंग का चैप्टर मैं आपके लिए क्लियर करूँगा। तो ये आपको पृथ्वी में आप पढ़े होंगे कि ये जो ऊपर में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ये जो नीचे है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो जब सौर ज्वाला, यहाँ से सौर ज्वाला निकलती है और ग्रह की ओर आती है, वायुमंडल में कहा जाता है कि जब वायुमंडल में हवा से संपर्क करती है तो एक अलग सा चमक पैदा होती है। जैसे छुरछुरी जलाते हैं तो कैसे एक लाइट आता है, फ्लेम होता है, उसी तरह से एक सौर कह सकते हैं कि सौर फ्लेम उत्पन्न होता है, एक चमक पैदा होती है। तो इसे ही उत्तरी ध्रुव पर अरोरा, अरोरा बोरियालिस कहते हैं।
अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ऑस्ट्रालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ये बात आपने समझ लिया हुआ, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरोरा बोरियालिस कहाँ होता है और अरोरा ऑस्ट्रालिस कहाँ होता है, तो इसे थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या होता है? ऑस्ट्रालिस, देखिए दक्षिणी ध्रुव पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो स्थित है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कारण इसका नाम आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रालिस। तो उत्तरी ध्रुव पर आपको खुद याद हो जाएगा क्या? बोरियालिस। तो आपको ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस याद हो गया कि किसे कहते हैं, यानी जब ये क्या होता है कि सौर फ्लेम क्या होता है, जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो एक अजब सी चमक, एक किरण पैदा करती है, उसे ही अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करती है कि आपको, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या करती है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चली आ जाती है, ये आपका हो गया चंद्रमा, ये आपका हो गया चंद्रमा। तो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर ना पड़ के कहाँ पर पड़ रही है? चंद्रमा पे। और चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। तो जो ये भाग जो होता है, तब ये जो स्थिति होता है, इसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का बाहरी भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है, उसे कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं, कोरोना या किरीट कहा जाता है, कोरोना या किरीट कहा जाता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 8 मिनट लगते हैं, लेकिन बहुत सारे किताब में आपको एनसीईआरटी आपको 8 ही मिनट देता है। एकदम एक बात याद रखिए, हाल ही में बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था जिसपे विवाद भी उत्पन्न हुआ, तो एनसीईआरटी में आपका 8 मिनट ही देता है। ठीक है, आप लोग किसी बुक में 8 मिनट 8 सेकेंड भी देता है, किसी बुक में 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है। ठीक है, तो एवरेज जो आपको 8 मिनट के जो सबसे नजदीक हो वही आपको आंसर मानना है। तो आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा चल आए और सूर्य का सारा लाइट पृथ्वी पर ना पड़ के चंद्रमा पर पड़े और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़े, तो ये जो होता है ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो कब होगा? अमावस्या को होता है। और कोई भी जो सूर्य ग्रहण है वो 7 मिनट से ज़्यादा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक बात याद रखिएगा, पूर्ण, अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण लगा भी था, ठीक है, 21 जून को। तो अभी कहा जाता है कि कोई भी सूर्य ग्रहण जो होता है वो 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। और एक वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र को मिलाया जाए तो 7 सूर्य ग्रहण या 8 सूर्य ग्रहण से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ बुक 7 भी देते हैं, कुछ बुक 8 भी देते हैं, लेकिन आपको 7 ही सही मानना है। तो ये था हमारे सन के बारे में जानकारी, सूर्य के बारे में जानकारी। ठीक है, अब थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानकारी में एक चीज पर, 2 चीज पर और ध्यान देते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, लाइट ईयर किसे कहते हैं, तो समझते हैं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है लाइट ईयर। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। जैसे सिंपल सा एक चीज आपको समझना है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, यानी प्रकाश से पता चलता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय कर रही है। जैसे प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है जी। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख
किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। तो यहाँ आपके लिए पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने नापा था, सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को किसने नापा था। और इसी में दूसरा प्रश्न, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। साइंस में एक चैप्टर पढ़ना है लाइट, वो आपको जानना है प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। अब एक क्वेश्चन जो बराबर आपको ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ आपको एग्जाम में फंसाता है। एक तो जानिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है, 10⁻12 किलोमीटर होता है। लेकिन इसी को अगर मीटर में देता है तो यहाँ पर क्या होता है 9.461 गुने 10⁻15 मीटर हो जाता है। अगर किलो में मीटर में पूछे तो 12 और मीटर में पूछे तो 15। ये बात आप लोग को ध्यान देना है। हर एग्जाम में आप लोग ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं और गलत करके भी आते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा एक प्रकाश बराबर 9.461 10⁻12 किलोमीटर और अगर मीटर में पूछा है तो क्या हो जाता है 15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश की गति कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। अब बात करते हैं पार्सेक, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.3 प्रकाश वर्ष। तो ये था सूर्य के बारे में जानकारी, जिसमें मैंने ये भी बताया कि सूर्य में जो इतनी ऊर्जा आती है वो किस विधि से आती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, सूर्य की ऊर्जा कितने मिनट में 8 मिनट में। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक और अदर बुक में 8 मिनट 8 सेकंड 8 मिनट 16 सेकंड भी देते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण भी आप जान गए हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, बाहरी भाग जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहलाता है। तो ये था हमारे सूर्य के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स भी अच्छे से पढ़ाइएगा, बनाइएगा। अब बात करते हैं ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं। मैंने आज स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग को मौका नहीं दिया, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम स्क्रीनशॉट ले लें। पहले समझते हैं ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं। 2006 के पहले, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, 2006 के पहले ग्रह की संख्या 9 थी। लेकिन 2006 में ठीक है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की एक मीटिंग हुई जिसमें ग्रह की संख्या टोटल कितनी कर दी गई 8 की कर दी गई। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, PLANET प्लैनेट, ग्रह किसे कहते हैं। तो प्रश्न है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह का सबसे अच्छा आपको ये चीज बोलना है, ठीक है, कि कुछ खगोलीय पिंड में, अब प्रश्न आता है खगोलीय पिंड क्या है। तो आकाश में जितने भी आपको जो चमकने वाले पिंड हैं, जैसे हो गया आपका क्या तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सब सारे क्या कहलाते हैं खगोलीय पिंड। तो आपको ग्रह का डिफिनेशन, कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है, जिसमें अपनी ऊष्मा व ऊर्जा नहीं होती है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व ऊर्जा नहीं होती है, वो तारा के प्रकाश से चमकते हैं। तारा यानी सूर्य के प्रकाश से भी क्या है चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। ग्रह की संख्या कितनी है। तो ग्रह की संख्या कितनी है 8 है। ग्रह की संख्या कितनी है 8 है। तो ये जो मैंने लिखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो मैंने लिखा है वह सूर्य से दूरी के आधार पर लिखा है। फिर आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको तो बहुत कंफ्यूजन है। उन सारे कंफ्यूजन को आप लोग एकदम अच्छे से इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग करते क्या है, टिकटिकवा पढ़ते हैं, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, और लूसेंट सोचते हैं कॉन्सेप्ट बन जाए, और ज़्यादा करके ट्रिक पर ध्यान देते हैं कि सर इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ट्रिक देखिए कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़िए कॉन्सेप्ट। आप जब 6 क्लास में, ये तो आपको 6 क्लास का है, 6ठा क्लास का आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी में आपको यही मिलेगा, आपको याद होगा। तो ये तो एक बेसिक है जो आपको क्या है पढ़ना है, इसलिए ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, ऐसा पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा सके मेरी तरह। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़िए। तो बात करते हैं ग्रह। तो ग्रह का डिफिनेशन आपने तो समझ ही लिया। वैसे आकाशीय पिंड जिसका स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या होता है तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो ग्रह को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो होता है, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं।
इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लैनेट। क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट। ठीक है, आउटर प्लैनेट। लेकिन ग्रह से पहले आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा, ठीक है। दो वर्ड मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, जो बराबर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझिए। एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। फिर मैं बात करूंगा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। हाँ देखिए, परिक्रमण, एक क्या होगा? परिभ्रमण। इंग्लिश भी मैं इसका लिख देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो परिक्रमण का इंग्लिश होता है रिवोल्यूशन, REVOLUTION, परिक्रमण। जबकि आपका परिक्रमण, जी परिक्रमण। और परिभ्रमण का क्या होता है? रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि परिक्रमण किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले परिभ्रमण समझिए, उसके बाद परिक्रमण, बहुत आसानी हो जाएगा। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है। ठीक है, और कोई ग्रह का, ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमना, तारे के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल इसको लेते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब है, ठीक है, आपका ग्लोब है पूरे। तो ये जो अपने, ये देखिए, ये जो घूम रही है अपने अक्ष पर, क्या हो रही है? ये घूम रही है, तो ये क्या हो गया? परिभ्रमण। लेकिन जब कोई ग्रह इसके चारों ओर इस प्रकार घूमे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिक्रमण। तब इसको देखिए, देख लेते हैं, इसको लिखते हैं, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, परिभ्रमण कहलाता है। जबकि परिक्रमण किसे कहते हैं? जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जब पृथ्वी बताऊंगा तो ये बहुत याद आपको इससे क्वेश्चन निकलेगा, परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब बात करते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की। आप लोग इसे देख लीजिएगा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। देखिए, आंतरिक ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जबकि बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी बोला जाता है, बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अब कुछ अंतर हम लोग समझते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह यानी इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में क्या अंतर है। तो चलिए समझते हैं। इनर प्लैनेट जो है वो सूर्य के क्या है? नजदीक है। इनर प्लैनेट जो है सूर्य के क्या है? नजदीक है। जबकि आउटर प्लैनेट क्या है? सूर्य से दूर है। आउटर प्लैनेट क्या है? सूर्य से दूर है। ठीक है, अब दूसरा अंतर देखते हैं। सूर्य से नजदीक होने के कारण जो इनर प्लैनेट है वो गर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और सूर्य से दूरी होने के कारण ये क्या होंगे? ये थोड़े क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। पढ़िएगा, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? देखिएगा, सबसे दूरी में कौन है? वरुण है, इसलिए सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है। ठीक है, अमूमन देखिए, जब कोई लाइट है, आप नज़दीक जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है, थोड़ा सा दूर जाते हैं तो थोड़ा क्या है? ठंडक महसूस होती है। ये हो गया। अब बात करते हैं आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो ग्रह होते हैं वो छोटे ग्रह होते हैं। ठीक है, और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े ग्रह होते हैं। ठीक है, ये जितने भी ग्रह हैं वो
खनिज एवं सेल के बने होते हैं, खनिज एवं सेल के बने होते हैं, जबकि ये अधिकतर जो है वो गैसों के संगठन से बने होते हैं, गैसों के संगठन से बने होते हैं। तो आप लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर समझ गए होंगे कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के नजदीक होते हैं, बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के नजदीक होने के कारण गर्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, ये छोटे हैं आकार में, ये आकार में क्या है, बड़े हैं। ठीक है, ये खनिज एवं सेल के बने, तो ये गैसों के बने होते हैं। तो अब अगर आंतरिक ग्रह का एग्जाम्पल पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है वो आंतरिक ग्रह के उदाहरण है। यानी कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये किसके ग्रह के उदाहरण है, आंतरिक ग्रह के उदाहरण है। जबकि बाह्य ग्रह के उदाहरण कौन कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं। आशा करता हूं कि आप ये ग्रह का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग बारी बारी से सभी ग्रह की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि बुध यानी मरकुरी की विशेषता क्या है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, एक पता, ये जो आपको पट्टी दिख रही है इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक पट्टी पाई जाती है ग्रह की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोग जरूर लिखिएगा, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये था आपका ग्रह। अब बारी, तो आज आपने पढ़ा सूर्य के बारे में और ग्रह के बारे में। ग्रह में मैंने बताया आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी इसमें अगर ग्रह पढ़ा दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे भी 2 पार्ट में करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है, आपको जो वीडियो आएगा बस तुरंत ही इसके बाद, ठीक है, आ जाएगा, उसमें मैं सारे ग्रहों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, और इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को प्रभावित होने मत दीजिए, और घर में खूब पढ़िए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।